Hello students, you are most welcome to our channel AHS English. I hope all of you will be safe and well. We have not been meeting to one another after a week. I hope you will not have wasted your time, but you have been studying since then till now. So students, today I shall talk about the basic grammar and in which we shall talk about the use of this, that, these and those. So come on and watch the video properly. आइए स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं दिस, दैट, दिस और दोस का यूज़ हम कहाँ करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते होंगे कि ये तो यूज़ हमको मालूम है, बहुत अच्छी बात है अगर आप ये चीज़ जानते हैं, इसका यूज़ जानते हैं। उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को प्रॉपर वे में देखेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके बीच में आ जाएं जो आपको ना मालूम हो, जिसको आप ना जानते हो। तो इसलिए आप सब इस वीडियो को प्रॉपरली देखेंगे। आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो, कुछ ऐसे कंफ्यूजन आते हैं कि दिस का यूज़ कहाँ करते हैं और इट का यूज़ कहाँ करते हैं, क्योंकि दिस के माने भी ये होता है और इट के माने भी ये होता है। उसी तरह से दैट माने वह होता है तो ही और शी मीन्स भी तो वह होता है। तो आइए इस कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा, इसलिए 5 मिनट आप सभी स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को वॉच करेंगे प्रॉपर वे में। दिस और दैट का जो यूज़ होता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन का होता है, जिसको हम हिंदी में एक वचन कहते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन का होता है तो ऐसी कंडीशंस में हम सब्जेक्ट के लिए दिस या दैट का यूज़ करते हैं। लेकिन बात यह है कि हम कहाँ पर दिस का यूज़ करें और कहाँ दैट का यूज़ करें। ये दोनों जो वर्ड हैं ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, इंडिकेटर हैं, इशारा करते हैं, संकेतवाचक शब्द होते हैं। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का जिसके बारे में बात हो रही है वो आपके पास है, आपके नज़दीक है, आपके करीब है, तो ऐसी कंडीशंस में आप दिस का यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पर हैं और हमारे सामने ही हमारे आसपास कोई वस्तु मौजूद है, तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं दिस इज ए चेयर, यानी चेयर यहीं पे है, दिस इज ए चेयर। हम कह दें दिस इज अ चेयर। चेयर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर का है, एक वचन का है, इसलिए हम दिस का यूज़ किए हैं। यह एक कुर्सी है, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है, यह एक कुर्सी है। यानी कुर्सी जो है जिसके बारे में बात हुई है वो जो बोल रहा है उसके सामने मौजूद है, उसके करीब है, उसके पास है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, दिस का यूज हुआ है। जैसे ये मान लिया आपके ये कुर्सी की हमने शेप बनाया है, बनी तो नहीं है ढंग से, लेकिन ये समझ लो ये कुर्सी है। तो ये क्या है, आपके पास है, करीब है। जब कोई वस्तु निकट होती है, पास में होती है, तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। तो दूसरी बात अगर हम कह दें दिस इज अ पेन, हमने कह दिया यह एक कलम है, यानी यहाँ पे कलम रखी हुई है, ये पेन की शक्ल है मान लिया। तो ये क्या है, आपकी पेन है जो क्या है, करीब है, पास में है। तो पेन के लिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने क्या किया, दिस का यूज किया है। क्लियर हुआ पॉइंट। आप कहते हो दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। यानी जो छाता है जिसके बारे में बात हो रही है, अगर वो छाता बोलने वाले के पास में है, दूर नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, दिस का यूज करेंगे। आइए अब देखते हैं दैट का यूज हम करते हैं। दैट इज अ चेयर। अब ये चेयर हमारी यहां से अगर यहां पे है चेयर, यही चेयर हमारी क्या हो गई है, अगर दूर है, बहुत दूर है, वहां जैसे दैट इज ए चेयर, वहां की बात हो रही है, ठीक है, हमारे पास में नहीं बल्कि वो चीज वहां है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, दैट का यूज करेंगे। उसी तरह से अगर हम कहते हैं दैट इज ए पेन, दैट इज अ पेन, अब पेन यहां पे है, दूर है पेन, ठीक है, क्लियर पॉइंट।
तो अगर पेन वहां पे है, दूर है, हमसे दूर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। लेकिन जब वही चीज हमारे पास में होती है तो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। उसी तरह से हम कह सकते हैं दैट इज एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला यहां पे है अगर, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। कहने का मतलब यह है दिस और दैट का यूज सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट के लिए होता है, लेकिन जब वो वस्तु जिसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट हमारा करीब है, हमारे पास है, तो हम दिस का यूज करते हैं। लेकिन जब वही सिंगुलर पर्सन का सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा दूर है, तो उसके लिए हम यह क्या कहते हैं, दैट का यूज करते हैं। आप स्टूडेंट्स ये भी कहते हो दिस मीन्स ये होता है, तो इट के माने भी तो ये होता है, हम दिस की जगह पे इट क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा उसको हम देखते हैं कि हम क्यों यूज कर सकते हैं, कहां पे नहीं कर सकते हैं और कहां कर सकते हैं। दिस का यूज जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है। अगर पर्सन यानी सब्जेक्ट हमारा निर्जीव है तब भी हम दिस का यूज कर सकते हैं, और सजीव है तब भी हम दिस का यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोलना चाहो यहाँ पे, अगर हम एक और सेंटेंस बनाते हैं, दिस इज अ बॉय। अब बॉय जो हमारा क्या है, लड़का है, वो हमारा सजीव है, लिविंग पर्सन है, ह्यूमन बीइंग्स है। तो इसके लिए हमने क्या किया, दिस इज ए बॉय किया। अगर हम ये चाहें कि इसके लिए हम इट इज ए बॉय कह दें तो ये गलत होगा, हम नहीं कर सकते हैं। यानी ह्यूमन बीइंग के लिए, लिविंग बीइंग के लिए हम इट का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब नॉन लिविंग बीइंग होती है तो उसके लिए हम इट का यूज कर सकते हैं। जैसे दिस इज ए चेयर है, यहाँ पर चेयर जो है निर्जीव है, तो इसके लिए हम अगर हम चाहें तो हम यहाँ इट का भी यूज कर सकते हैं। आप अगर बोलना चाहो खुशी से इट इज अ चेयर तो कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, ये भी सेंटेंस आपका दुरुस्त है और सही है। आप कह दो यहाँ पे इट इज अ पेन, यह एक पेन है, तो ये भी सेंटेंस आपका सही है, गलत नहीं है। आप यहाँ कह दो इट इज एन अम्ब्रेला, दिस की जगह पे आप इट का यूज कर दो तो भी ये क्या होता है, सही होता है। लेकिन अब ये आप नहीं कह सकते इट इज अ मैन, इट इज राहुल, इट इज मोहन, इट इज सोहन, इट इज श्याम, इट इज सीता, ये गलत होगा, क्योंकि लिविंग बीइंग के साथ हम इट का यूज नहीं करते हैं, ह्यूमन बीइंग के साथ इट का यूज नहीं होता है, बल्कि इट का यूज सिर्फ नॉन लिविंग के साथ हम करते हैं। और दिस का यूज ये कॉमन है, ये सबके लिए होता है, लिविंग के भी लिए और नॉन लिविंग के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं दैट इज अ चेयर, यहाँ बात हुई वो एक कुर्सी है, दूर की कुर्सी है, ठीक है। अब इसके लिए हम ही इज ए चेयर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यानी दैट का जो यूज होता है, ये दैट का यूज किसके लिए होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कह दें दैट इज मोहन, ठीक है, यहां पे मोहन दूर कहीं है, कोई एक लड़का है मोहन और वो दूर है, तो उसके लिए हमने कह दिया वो मोहन है, वो मोहन है, ठीक है। हमसे पास में हम किसी को इंडिकेट करते हुए बता रहे हैं कि वो मोहन है। अच्छा, हम इसके लिए हम ये भी बोल सकते हैं ही इज मोहन, ये भी हमारा सही है कि वो लड़का जो वहां पे खड़ा है वो कौन सा है, मोहन है। यानी दैट इज मोहन भी कह सकते हैं और ही इज मोहन भी कह सकते हैं। एक बार फिर हुआ, ही का यूज सिर्फ हम किसके लिए करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर पर्सन का अगर नाउन है, ठीक है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है तो हम उसके लिए हम ही यूज करते हैं। क्लियर हुआ ना, यहाँ मोहन क्या है, सिंगुलर पर्सन का नाउन है और उसके लिए हमने क्या यूज किया है, ही कहा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ही का प्रयोग जो होता है वह के सेंस में किसके लिए होता है, सिर्फ पर्सन के लिए होता है, किसी थिंग के लिए हम ही का यूज नहीं करते हैं। उसी तरह से हम कह सकते हैं शी इज सीता, वो क्या है, सीता है, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं दैट इज सीता, दैट इज सीता, शी इज सीता। क्लियर हुआ पॉइंट। तो कहने का मतलब यह है कि दिस का यूज हम लिविंग और नॉन लिविंग सब्जेक्ट के लिए करते हैं, लेकिन इट का यूज सिर्फ नॉन लिविंग के लिए होता है। उसी तरह से दैट का यूज डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम लिविंग और नॉन लिविंग सब्जेक्ट सबके लिए करते हैं, लेकिन ही माने वह जब होता है तो ही सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर का अगर पर्सन है, सिंगुलर नंबर का है, तो हम उसके लिए हम ही का यूज करते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई फेमिनिन जेंडर की नाउन है
स्त्री है तो उसके लिए हम शी का यूज करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो दिस और दैट सिमिलर पर्सन के सब्जेक्ट के लिए इनका यूज होता है, और ये निर्जीव और सजीव दोनों के लिए होते हैं। जबकि इट का यूज हम कहां पर करते हैं? सिर्फ निर्जीव के लिए करते हैं। वहीं पे ही और शी का यूज सिर्फ पर्सन के लिए होता है, और ये मैस्कुलिन जेंडर के पर्सन के साथ, और ये फेमिनिन जेंडर का अगर पर्सन है तो उसके साथ हम इसका यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब दिस और दैट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आज के बाद। उसके अलावा इट का यूज भी हम कहां करेंगे, ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ही और शी वह के सेंस में कहां पर इनका यूज होता है, इसका भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, इट का यूज अगर कोई एनिमल बीइंग है तब भी हम कर सकते हैं। जैसे इट इज ए काऊ कह देते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इट इज ए स्नेक, ये सांप है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो इट का यूज हम किसके लिए, यानी लिविंग बीइंग भी है, अगर वो एनिमल है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन हम ही और शी का यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम इट का यूज किसके साथ नहीं कर सकते? ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ? तो आप इस स्टूडेंट्स, आप जितने भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, तो उसका नोट्स आप रेडी रखेंगे, क्योंकि इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आप इनका यूज नहीं भूलेंगे। आइए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अब प्लूरल नंबर का। जब हमारा सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए हम दीज और दोज का यूज करते हैं। तो दीज का यूज ये प्लूरल नंबर में होता है, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, तो हम दीज का यूज करते हैं, ठीक है? और लेकिन वो सब्जेक्ट जब हमारे पास में होता है, दूर ना हो, करीब हो हमारे, ठीक है, जहां ये इशारा करते हैं जिसके लिए वो वस्तुएं या वो सब्जेक्ट हमारे क्या हो, हमारे पास हो, तो इस ऐसी कंडीशंस में हम करते हैं। जैसे दीज आर बुक्स, अगर आपने कह दिया दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। अब ये किताबें दो हैं या दो से अधिक हैं, ठीक है? तो वो दो, अगर कोई वस्तु दो है तो वो प्लूरल नंबर होती है इंग्लिश में। हिंदी में तो इसको दो वचन कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही प्लूरल नंबर का इस्तेमाल हम दो या दो से अधिक के लिए करने लगते हैं। तो दीज आर बुक्स, ये पुस्तकें हैं, ठीक है? और कहाँ पुस्तकें हैं? ये करीब में हम कह रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ हमारे पास में रखी है, इनकी तरफ इशारा है, तो हम क्या कहते हैं, ये पुस्तकें हैं। अब वहीं पे एक बार हम फिर कहते हैं दीज आर पेन्स। अब एक बार क्या हुआ, ये कलम है, ये पेन्स हैं, ठीक है? ये प्लूरल नंबर है, यानी दो पेन है या तीन हो या चार हो या 5, 6, 7, 8 हो, उनकी तादाद कितनी भी लंबी क्यों ना हो, दो से ऊपर अगर है तो उनकी तरफ अगर इशारा है और वो हमारे पास में है, तो ऐसी कंडीशंस में हम दीज का इस्तेमाल करते हैं, दीज का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अब हम कहते हैं दीज आर प्लेयर्स। हमने कह दिया ये खिलाड़ी हैं, यानी जो यहाँ पे आसपास है 2, 4, 6, 8, 10, कोई पूछा ये कौन है भैया, ये खिलाड़ी हैं, ठीक है? इनका पेशा क्या? अब खिलाड़ी क्या होता है, वो लिविंग बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ठीक है? तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी हम दीज का यूज करते हैं। पता ये चलता है दीज का इस्तेमाल हम लिविंग और नॉन लिविंग सबके लिए करते हैं, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। बहरहाल उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, दो या दो से अधिक होना चाहिए, यानी प्लूरल नंबर में होना चाहिए। जब वो प्लूरल नंबर में होते हैं तो उनके लिए हम दीज का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो यानी जब कोई वस्तु या हमारे सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है वो नजदीक है, वो निकट है, वो पास में है और प्लूरल नंबर में है, तो उनके लिए हम दीज का यूज करते हैं, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। क्लियर हुआ? इसी तरह से हम देखते हैं दोज का यूज हम कहां करते हैं। अब हम कहते हैं अगर दोज आर बुक्स, अब हमने कहा वो किताबें हैं, वो पुस्तकें हैं, वो बुक्स हैं, यानी जो बुक्स जिसकी बारे में बात हो रही है वो हमारे पास नहीं है बल्कि हमसे दूर हैं। तो जब हमसे दूर हैं उनकी तरफ इशारा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में हम दोज का यूज करते हैं। अब हम कहते हैं दोज आर प्लेयर्स, दोज आर प्लेयर्स, हमने कह दिया वो खिलाड़ी हैं। अब जो हमसे ये खिलाड़ी क्या है, जो प्लेयर्स हैं या हमसे दूर हैं, तो हम उनकी तरफ इशारा करते हुए हमने क्या कह दिया, वो खिलाड़ी हैं। या इनके लिए हम ये भी कह सकते हैं दे आर प्लेयर्स,
दे आर प्लेयर्स, वो क्या है, खिलाड़ी हैं। कहने का मतलब ये है दे आर प्लेयर्स, वो खिलाड़ी हैं, दूर हैं। या हम यूं कहते हैं, एक सेंटेंस और लिखते हैं, दोज आर अम्ब्रेलास, वो क्या है, छाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब सब्जेक्ट हमारे प्लूरल नंबर में होते हैं और हमसे दूर होते हैं तो उनके लिए हम दोज का यूज करते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। क्लियर हुआ पॉइंट? तो दोज का यूज यहाँ पे दूरी प्रकट करने के लिए, किसके लिए होता है, दूरी के लिए। और दीज का यूज हम निकटता के लिए करते हैं, किसके लिए, निकटता, यानी जब करीबन, ठीक है, जब पास या नजदीकी बात होती है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, दीज का यूज करते हैं। और दोज का यूज हम कहां पे करते हैं, दूरी के लिए, इशारा करने के लिए। लेकिन याद रहे ये बात कि दोज के माने वो होता है और दे के माने भी क्या होता है, वो होता है। तो वो के सेंस में हम वहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम दोज आर बुक्स है, इसके लिए हम दे आर बुक्स नहीं कहेंगे, ये मुनासिब नहीं है, ये ठीक नहीं पड़ता है। बल्कि लिविंग बीइंग की अगर बात होती है तो उसके लिए हम दे आर मेन कह सकते हैं, दे आर बॉयज कह सकते हैं, दे आर गर्ल्स कह सकते हैं, दे आर स्टूडेंट्स कह सकते हैं, दे आर टीचर्स कह सकते हैं, दे आर डॉक्टर्स कह सकते हैं। यानी इस तरह के सेंस में हम दे का यूज करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो दोस्त दूरी प्रकट करने के लिए, दूरी को मेंशन करने के लिए सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। और दीज का यूज निकटता, करीबी, नियरनेस को मेंशन करने के लिए हम करते हैं जब हमारे सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारे पास में है, तो उनके लिए हम दीज का यूज करते हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये जो यूज है दिस, दैट, दीज, दोस्त का, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और आइंदा आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन इस यूज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप प्रॉपर वे में इसको अंडरस्टूड कर लिए होंगे। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो इस बात को, यानी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, छोटे स्टूडेंट्स को भी पहुंचाएं, बड़े स्टूडेंट्स को भी पहुंचाएं। हालांकि ये जो लेवल है आपका, ये छोटे स्टूडेंट्स का लेवल है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा एडवांस है, उनको ये बातें मालूम नहीं होंगी। अगर वो भी इनको देखेंगे तो उनको भी थोड़ा सा ताजगी मिलेगी, उनका भी जो है जानकारी वो फ्रेश हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप दूसरे दोस्तों तक भी इसको सेंड करिएगा, भेजिएगा।